हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो कांस्टेंट रिलेशंस में बता चुका हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग डायनामिक सीखने जा रहे हैं, फोर्स इक्वेशन सीखेंगे। तो इसमें लिखिए फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या है? एक्चुअल में फर्स्ट लॉ इनर्शिया का लॉ है। इनर्शिया लिखो, फर्स्ट लॉ इज बेसिकली इनर्शिया प्रॉपर्टी। इनर्शिया फर्स्ट लॉ इज बेसिकली इनर्शिया प्रॉपर्टी। इफ, अभी स्टेटमेंट नोट करना, इफ नेट फोर्स ऑन अ ब्लॉक इज 0, then if this block is in rest, always remain in rest, and if it is moving with constant velocity, it always moving with constant velocity। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली यही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाता रहेगा, वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। एंड दिस इज बेसिकली इनर्शिया प्रॉपर्टी। अगली लाइन में लिखना इसमें इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ, लिखना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रेफर्स दैट इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम एग्जिस्ट। इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम एग्जिस्ट, ऐसे लिखा है। यही है इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, रिफरेंस फ्रेम एग्जिस्ट। अभी इनर्शियल फ्रेम क्या है ये मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप ध्यान रखेंगे कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से ये पता चलता है कि इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम होते हैं। बेसिकली इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम वो हैं जिनकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बस आपको यही ध्यान रखना है। अब लिखिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। जैसे किसी पार्टिकल का मोमेंटम, एक पार्टिकल है, इसका मास m है, वेलोसिटी भी है। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिफाइन किया गया है मास इनटू वेलोसिटी। तो किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि फाइंड द लीनियर मोमेंटम, आप क्या बताएंगे? P इक्वल्स टू md, ठीक है, ओके। अच्छा, इस पार्टिकल का मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ और नहीं होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आएगी? इट इज P अपॉन m। मैं पूछूँ काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। पार्टिकल की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी उठा के यहाँ पेश कर दीजिए, इट इज हाफ एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, कैंसिल आउट। तो इससे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये भी आप ध्यान रखिए, यानी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल का मोमेंटम में ये रिलेशन होता है, वेयर p इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, k इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, m इज द मास ऑफ पार्टिकल। तो आपको बेसिकली ये दो फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी कोई कहता है, तो बेसिकली आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, एक इसको एक इसको। कभी भी कोई कहता है कि फाइंड लीनियर मोमेंटम, कुछ नहीं सोचना है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। आपको पूछता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन, तो k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m पार्टिकल पे, एकदम याद रखें, ऑलवेज होल्ड। तो अब सेकेंड लॉ कैसे डिफाइन किया गया? सेकेंड लॉ क्या है कि किसी भी पार्टिकल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उस पार्टिकल पे अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। मतलब जो सेकेंड लॉ है, अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल पे फोर्स F लगा हुआ है, तो पार्टिकल पे फोर्स, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप इसे ध्यान रखें, दिस इज ऑन पार्टिकल। रिपीट कर रहा हूँ, ऑन पार्टिकल, पार्टिकल से नहीं है, पार्टिकल है। तो किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
तो आप इस चीज़ को अलग से लिख लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल। हम याद रखेंगे, ऑलवेज होल्ड, पार्टिकल पे ऑलवेज होल्ड, याद करना। अच्छा, अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, 2 3 4 10 20 40 50 बहुत सारे हैं, तो उस पर यही जो नेट फोर्स होता है ना, एफ नेट, सेंटर ऑफ मास से पढ़ाऊंगा, ये जो होता है ये बराबर होता है डी पी ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई डी टी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नेट फोर्स। दिस इज ऑन सिस्टम of particle, particles always। तो आप इस दो फॉर्मूले को आप फिलहाल याद रखेंगे। तो इस स्टेटमेंट को नोट कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज नेट फोर्स ऑन सिस्टम, एंड नेट फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल्स टू डी पी ऑफ सिस्टम अपॉन डी टी। याद रखना। ओके, अब इसके कुछ सबसेट पढ़ते हैं, सपोज करिए, सपोज जो मास m है ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। तो अगर मास कांस्टेंट है तो जो फोर्स को आप लिखेंगे, नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पे, इट इज डी पी के पे क्या लिखेंगे, m इंटू वी वेक्टर डिवाइड बाई डी टी। अच्छा, चूंकि मास कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन है, तो मास बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी बनेगा। अच्छा, व्हाट इज डी वी वेक्टर अपॉन डी टी? इट इज एक्सेलरेशन वेक्टर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। तो आप किसी भी पार्टिकल पे इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑन अ पार्टिकल, ठीक है। सिस्टम पे क्या होता है, सिस्टम पे जो आप इसके यहाँ प्लेस करोगे ना यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू टोटल मास होता है सिस्टम का इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ये सब सेंटर ऑफ मास से पढ़ा जाएगा, इस सिस्टम पे लगेगा, ऑन सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी के लिए आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए कुछ चीज़ें और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनते रहना। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, कहेगा कि एक पार्टिकल है जिसका मास दिया गया 2 kg, उस पार्टिकल का मोमेंटम 40² प्लस 2t को गवर्न कर रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताइए, कुछ नहीं सोचना है, मोमेंटम है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फोर्स। देखो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन फोर्स होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फोर्स के लिए dp अपॉन dt, कर दो डिफरेंशिएट, यहाँ से क्या आएगा 8t और इसका डिफरेंशिएशन 2 बन जाएगा, फोर्स आ गया। अब फोर्स पार्टिकल पे फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है, फोर्स निकालो ना 2 सेकेंड पे, तो 2 पुट करो, तो 8 में 16 2 18 न्यूटन फोर्स है। तो इस पार्टिकल पे 18 न्यूटन का फोर्स है, और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यूज कर लो, 18 इक्वल्स टू मास क्या है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, देन व्हाट इज एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। गॉट इट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो कर लेना, कुछ और चीज़ें पढ़ते हो फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे धीरे धीरे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स के टाइप्स। तो 2 तरह का होता है, एक इंटरनल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। हालांकि कई बेसिस पे होता है, बट एक पर्टिकुलर बेस पे आप ध्यान रखेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल के बेस पे ये 2 तरह से डिवाइड किया गया है टाइप ऑफ फोर्स में। फर्स्ट इंटरनल फोर्स एंड सेकेंड एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल फोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, और इनसे एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए सपोज करो एक सिस्टम है, मान लो
एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर ये पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को अपनी तरफ खींच रहा है फोर्स F1 से, तो ये पार्टिकल इसको भी अपनी तरफ खींचेगा फोर्स F1 से, एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से, क्योंकि फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं, फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर। तो अगर 2 पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल अगर इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जैसे कि मैं सपोज करो इसको पकड़ के अपनी तरफ ऐसे खींच रहा हूँ ऐसे, तो मेरे हाथ ने इस पे फोर्स लगाया है, तो ये मेरे हाथ पे फोर्स इधर लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पार्टिकल 1 इस 2 को इधर खींच रहा है, अगर वो F1 वेक्टर है तो ये इसको इधर खींचेगा, तो माइनस F1 वेक्टर कहलाएगा, माइनस F1 वेक्टर। सिमिलरली सपोज करो 2, 3 को रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, भी पॉजिटिव चार्ज जैसा हो, रिपेल कर रहा, फोर्स F2 से रिपेल कर रहा, तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो उस फोर्स से क्या दिखाओगे, माइनस F2 वेक्टर दिखाओगे, ठीक है। फिर इसमें क्या है, मान लो नहीं अट्रैक्ट, नहीं रिपेल कर रहा, ठीक है, इसमें से फोर्स नहीं लग रहा, सपोज करो नहीं लग रहा है, इनके में बीच में फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक तरफ से पॉजिटिव हो एक निगेटिव होगा तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होगा ताकि रिपेल करे, तो ऐसे फोर्स में दिखा रहा। अब मैंने क्या किया कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्टिकल 1 को मैं अपने हाथ से ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, ये फोर्स है मान लो F3 से, दिखा दिया F3, बट अपने हाथ पे मैं इसको खींच रहा हूँ इधर, तो ये मुझको इधर खींचेगा, लेकिन मैं पार्टिकल के मोशन की स्टडी करना चाहता हूँ, मैं अपने हाथ के मोशन की स्टडी करना नहीं चाहता हूँ। तो जब मैं अपने हाथ के मोशन की स्टडी नहीं करना चाहूँगा तो उस हाथ पे लगने वाले फोर्स को क्यों सोचूं, मैं तो पार्टिकल को सोचूंगा। जब पार्टिकल को, जैसे यही है, मैं इसको इधर खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, तो इसे क्या मोशन की स्टडी करनी है ना, तो इस पर फोर्स इधर दिखाओगे, मेरे हाथ से क्या मतलब, इसको भगा रहा है, मेरे हाथ ने इस पर जो फोर्स लगाया वो भगा रहा है, वो फोर्स नहीं लगाता तो भागता है नहीं, तो इसको पे सिर्फ फोर्स दिखाओगे, फोर्स इसकी एबिलिटी बनाओगे तो सिर्फ इसको फोर्स दिखाओगे, बाकी इस हाथ से कोई मतलब नहीं। सिमिलरली इस 3 पे सपोज करो कोई X पर्सन आके इसको ऐसे ऐसे धक्का मार रहा है, ऐसे धक्का मार रहा है, दिस फोर्स इज F4, तो जब ये इस पे धक्का मारे तो उस पर उधर धक्का मारेगा, लेकिन मैं उसके मोशन पे स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनके मोशन की स्टडी कर रहा हूँ। तो जिसके मोशन की स्टडी किया जाता है बेसिकली उन्हीं पे लगने वाले फोर्स की भी बात की जाती है, गॉट इट। चलिए इन सब फोर्स की वजह से सपोज करो पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन A1 वेक्टर बन गया, पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन मान लीजिए A2 वेक्टर बन गया। अरे इससे मत समझना, कोई भी डायरेक्शन मान लो, ठीक है, वेक्टर है ना, इधर मान लो तुम्हारी मर्जी, इसको मान लो मैंने ऐसे मान लिया, दिस इज A3 वेक्टर। अब मैं कह रहा हूँ एक काम करो, एक एक पार्टिकल पे फोर्स इक्वेशन लिख के दिखाओ, एक एक पार्टिकल पे फोर्स इक्वेशन लिखो। इस पार्टिकल पे सेकंड लगाने जा रहा हूँ, इस पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगा, F3 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर, सुनते रहे F3। अच्छा, स्टडी करने से पहले एक खास बात सुनिए, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इस तरीके से चार्ट बनाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा पार्टिकल्स या पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखूंगा इंटरनल फोर्स, यहाँ पे लिखूंगा एक्सटर्नल फोर्स, लिखने जा रहा हूँ, सुनते रहे। अगर मैं पार्टिकल 1 की बात करूँ तो पार्टिकल 1 पे फोर्स कौन काम कर रहा है, F3 और माइनस F1 काम कर रहा है। पार्टिकल 1 पे नेट फोर्स क्या काम कर रहा है, F3 माइनस F1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा देखना, पार्टिकल 1 की इक्वेशन लिखूंगा F3 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर, F3 वेक्टर माइनस 1 वेक्टर इक्वल्स टू, इस पार्टिकल का मास मान लो m1 है, तो m1 इंटू A1 वेक्टर लिख लिया इस पार्टिकल पे। सिमिलरली अगर मैं पार्टिकल 2 पे कुछ इक्वेशन लिखेंगे पार्टिकल 2 पे, तो क्या लिखोगे, F1 वेक्टर F2 वेक्टर, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू m2 इंटू A2, एक्सेलरेशन A2। सिमिलरली इस पे मैं F3 पे यहाँ लिखो, नहीं दिख रहा, ऊपर लिखो, इस पे एक F4 है, एक माइनस F2 है, तो F4 वेक्टर्स माइनस F4 वेक्टर्स माइनस F2 वेक्टर्स
F4 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर इक्वल्स टू इसका मास क्या है m3, एक्सेलरेशन क्या है a3 वेक्टर। लिख लिया, F बराबर है में इस पे लगाया, F बराबर है में इस पे लगाया, F बराबर है में इस पे लिख के छोड़ दिया। सुनना, अगर सिर्फ पार्टिकल 1 पे बात करूँ ना, पार्टिकल 1 पे बात करूँ तो इंटरनल फोर्स के नाम पे कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, अब मान लो नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। और एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे F3 और माइनस F1 दोनों है, F3 वेक्टर और माइनस F1 वेक्टर दोनों है। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ मुझे, अगर मैं कहूँ कि 1 और 2 को सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम का मतलब डॉटेड लाइन से दोनों को घेर दो। अगर मैं 1 और 2 को सिस्टम मान लूँ, मतलब ऐसे अगर डॉटेड लाइन से घेर दो, डॉटेड लाइन से घेर दो, तो मुझे बताओ इनके सिस्टम पे कोई पूछे नेट फोर्स बताइए, इसके सिस्टम पे नेट फोर्स बताइए, तो तुम क्या कहोगे? सर F3 माइनस F1 प्लस F1 प्लस F2, यही नेट फोर्स कहोगे। तो जब तुम इस 1 और 2 के सिस्टम पे जब तुम बात करोगे, 1 और 2 के सिस्टम पे जब तुम बात करोगे सिस्टम पे, तो नेट फोर्स के नाम पे क्या आएगा? 1 2 के सिस्टम में नेट फोर्स देखना, आप याद लिखोगे F3 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर फिर प्लस F1 वेक्टर और ये क्या है? F2 वेक्टर, F2 वेक्टर। इसमें देखो F3 माइनस F1 F1 F2 लिख लिया। अब इसका सम की बात करो, देखो सम की बात करोगे तो ये जो टर्म्स है ना F1 और माइनस F1 वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अब बचेगा सिर्फ F3 F2, F3 और F2 बस बचेगा सिस्टम पे। अच्छा, ये F1 और माइनस F1 का पेयर बन गया, ताकि सम जीरो रहा है, तभी तो पेयर बन रहा है। तो जितना ये इस पे लगाया है उतना इसने भी इस पे लगाया है, तो ये पेयर बना दिया। पता है जो फोर्स पेयर बनता है ना उन्हीं को बोलते हैं इंटरनल फोर्स, और जिसका पेयर नहीं बनता है हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। लाइन लिखा था, फोर्सेस विच आर इन पेयर इज नोन एज इंटरनल फोर्स, फोर्सेस विच आर नॉट इन पेयर इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। तो इस 1 और 2 के सिस्टम पे इसका पेयर बन गया, मतलब F1 वेक्टर माइनस 1 वेक्टर ये इंटरनल फोर्सेस है। तो तुम यहाँ पे लिखोगे F1 वेक्टर और माइनस F1 वेक्टर इंटरनल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स कौन से है? F3 और F2। ये तो कैंसिल हो गया, बच गया F2 F3, तो F2 और F3 ये एक्सटर्नल फोर्स है। इसका मतलब 1 और 2 के सिस्टम पे F3 और F2 एक्सटर्नल फोर्स है, जबकि F4 और माइनस F1 इंटरनल फोर्स थे। ओके, तो अब एक बात तो आपको क्लियर समझ में आ रही है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जिन फोर्सेस का तुम पेयर बना सकते हो वो इंटरनल है, और जिनका पेयर नहीं बन रहा एक्सटर्नल है। तो वही मैं कह रहा था आपसे कि अगर मान लो सिर्फ सिस्टम में 1 होता, सिर्फ 1 होता, ये 2 नहीं होता, तो 2 को ढक दो, इसको भी ढक दो, सिर्फ 1 है तो 1 है तो क्या F3 का पेयर बना? नहीं। F1 का पेयर बना? नहीं। F1 का पेयर इसके साथ बनेगा ना, बट इसको तुम ढक दियो, मतलब हमारे सिस्टम में नहीं है। तो सिर्फ 1 की बात करोगे तो एक्सटर्नल तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, क्योंकि 1 के सिस्टम पे ये माइनस F1 का पेयर नहीं है, इसलिए मैंने इंटरनल जरूर लिखा। और अब उस माइनस F1 को और F3 को एक्सटर्नल मान लिया है, क्योंकि 1 पे ना इसका पेयर है ना इसका पेयर है। लेकिन जब मैं 1 को 2 के साथ ले रहा हूँ तो इसका पेयर नहीं बना, बट इनका बन गया, जिनका बन गया उसको इंटरनल किया। ओके, तो अगर इतना समझ गए हो तो बताओ, अगर मैं सिर्फ 2 की बात करूँ, सिर्फ 2 के सिस्टम की बात करूँ, तो F2 और F1 कोई पेयर है? नहीं। इंटरनल फोर्स कोई नहीं है, और F2 F1 दोनों ही क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। ओके, अब ना 2 और 3 का सिस्टम लेते हैं। अब तुम ही बताना 2 और 3 के सिस्टम में, 2 और 3 के सिस्टम में तो मुझे बताओ पेयर किसका बन रहा है? F2 माइनस F2 पेयर बन गया, इसका मतलब F2 माइनस F2 पेयर बन गया, और F1 और F4 का पेयर नहीं बना, तो F1 और F4 का पेयर नहीं बना, लिख लिया एक्सटर्नल में। वैसे बताओ 1 2 और 3 के सिस्टम पे, इनकी बात करते हैं 1 2 3 के सिस्टम पे, अगर तीनों को सिस्टम में लोगे, तीनों के सिस्टम, तो इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया, मतलब F1
माइनस F2 माइनस F1, F2 माइनस F2, इन सबका पेयर है तो इंटरनल बन गया। और किसका पेयर नहीं बना? F3 का पेयर नहीं है, F1 का बन गया, F2 का बन गया, और F4 का पेयर नहीं है। क्या लिखोगे? F1 और F4, ये एक्सटर्नल में चलेगा। सही है। अच्छा, इस पूरे लाइन में एक अच्छी बात आपको समझ में आई होगी कि इंटरनल फोर्स का सम, देखो इसका सम 0, इसका सम 0, इन सबको अपन जोड़ दो 0। इसका मतलब किसी भी सिस्टम पे, ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, किसी भी सिस्टम पे इंटरनल फोर्स का सम हमेशा 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 0 होता है। मतलब आप एक चीज़ लाइन लिख लेंगे। अब एक कुछ अच्छी बात बता रहा हूँ तुमको, किसी भी सिस्टम पे जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स वो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का समेशन होता है। तो समेशन ऑफ इंटरनल फोर्स, इसको नीचे लिखा, किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ इंटरनल फोर्स प्लस सिग्मा ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है किसी भी सिस्टम पे। और इंटरनल फोर्स का सम हमेशा क्या होता है? 0। F इंटरनल सिग्मा समेशन इज ऑलवेज 0, इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो आपको 2 इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताया कि किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स इक्वल्स टू सिग्मा समेशन ऑफ इंटरनल फोर्स प्लस सिग्मा समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एंड दूसरा इंटरनल फोर्स का सम हमेशा क्या होता है? 0 होता है, हमेशा 0 होता है। इसका मतलब कोई भी आपसे कहे कि किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स किसके बराबर है? कुछ और नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के ही बराबर है, क्योंकि इसका तो हमेशा 0 होता है। दोनों हमेशा, पूरी फिजिक्स में हमेशा यूज होंगे। जब भी मैं कहूँगा नेट फोर्स, आप क्या कहोगे? सर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से काम कर रहा है? लिख दो, हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स का सम 0 होता है। ओके, तो ये के और ये चार्ट आपने बना लिया होगा। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, किसी भी सिस्टम पे फोर्स इक्वेशन के लिए 1 2 3, ये काम करो, इन 3 इक्वेशन को आपस में जोड़ दो, इन तीनों को आपस में जोड़ो। और जोड़ने के बाद मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखना, इसको जोड़ोगे तो माइनस F2 है, ये प्लस F2 है, कैंसिल आउट होगी। ये F1 है, ये माइनस F1 है, कैंसिल आउट होगी। बचा क्या? F3 F4। मतलब आप क्या लिखेंगे? F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर इक्वल्स टू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3। मतलब M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस M3 A3 वेक्टर, ये होता है। फिर F3 F4 है क्या? देखो, अच्छा 1 सेकेंड, ये ना आप F1 नहीं था, ये F3 था बेसिकली। 1 2 3 सिस्टम पे, 1 2 3 सिस्टम पे F1 से कट गया होगा, F2 से कट गया होगा, बचा कौन? F4 और F3। तो देखो F3 और F4 आ गया ना, इसका मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स का सम होता है नेट फोर्स, और वो इसके बराबर होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स इज इक्वल टू दिस वन, ये हमेशा और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास में पढ़ाऊंगा और इसमें भी कई जगह यूज करके दिखाऊंगा। ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज, हम रटे रहोगे। मैं कहूँगा किसी भी सिस्टम में नेट फोर्स बराबर क्या होता है, तुम कहोगे सर M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस M3 A3 वेक्टर, यही होता है। हाँ गुड। चलिए, इतना समझाने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ों का यूज़ दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक और चीज़ इसमें, सपोज करो अगर एक्सेलरेशन आपस में इक्वल होता है A1 A2 A3, मतलब एक ऐसे सिस्टम की बात करो, स्पेशल केस है। सपोज A1 वेक्टर बराबर A2 वेक्टर बराबर A3 वेक्टर, तो क्या लिख सकते हो? किसी भी सिस्टम में नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब ये कॉमन करके बाहर निकाल लो, इक्वल टू मान लो A वेक्टर है, तो A1 के पे भी A, A2 के पे भी A, इसके पे A, तो A कॉमन करके बाहर आ जाएगा, बनेगा M1 प्लस M2 प्लस M3, इट इज टोटल मास M ऑफ द टोटल इनटू A वेक्टर। दिस इज यूज्ड, बट रिपीट कर रहा हूँ, ये जो यूज होगा वो इस कंडीशन में यूज होगा, ओनली इस कंडीशन में यूज होगा। इसका मतलब
कि अगर हमारे पास सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल है बट सबका एक्सेलरेशन सेम है, तब क्या लिख सकते हो, नेट फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। बस आंसर आ जाएगा। सबकी एबीडी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे बराबर टोटल मास इनटू ए, आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। 2 ब्लॉक है, एक 20 kg का, एक 10 kg का, बीच में स्ट्रिंग बंधी हुई है। इस ब्लॉक पे मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस ब्लॉक पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया। पूछ रहा हूँ फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है और स्ट्रिंग का टेंशन कितना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है ना कि लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन करने के लिए क्या दिमाग के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, स्टेप्स आना चाहिए। नहीं, गुड। तो स्टेप कौन कौन सा आना चाहिए, पहला स्टेप से आना चाहिए कि एक्सेलरेशन एज्यूम करना। तो लिखो स्टेप्स। इस क्वेश्चन में भी जनरल स्टेप्स है, लॉज ऑफ मोशन प्रॉब्लम हैंडल करने का जनरल स्टेप्स है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, राइट एक्सेलरेशन ऑन ईच ब्लॉक। तो फर्स्ट पॉइंट है राइट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक यूजिंग कांस्टेंट रिलेशन। Determined relation between accelerations. If accelerations are same, assume same acceleration. And if these are different, assume different acceleration. ये पहला लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्सेलरेशन एज्यूम करते समय ये देखना जरूरी है कि क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो सेम लिख दो, लग रहा है सेम है सेम लिख दो। देखिए अगर तुम्हें लग रहा है कि ना सेम नहीं है तो फिर अलग अलग लिख दो, और जहाँ पे तुम कंफ्यूज हो कि सेम है कि नहीं है वहाँ पे हमेशा अलग अलग लिखो। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट, मेक ए बीडी ऑफ ईच ब्लॉक एंड राइट F बराबर MA ऑन ईच ब्लॉक। थर्ड, if number of unknown is more than number of force equation, then use constant relation to establish a relation between acceleration of different objects. Next point, and then solve the question. तो पहला काम क्या करना होगा कि अपना दिमाग ला के थोड़ा सा देखेंगे कि एक्सेलरेशन सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो सेम एक्सेलरेशन मान लो, अगर लग रहा है कि नहीं सेम नहीं है या कंफ्यूजन हो रहा है तो डिफरेंट एक्सेलरेशन मान लो। दूसरा पॉइंट, हर ब्लॉक की एबीडी बनाएंगे, सब पे F बराबर MA लिखेंगे यूजिंग मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड, अगर लग रहा है आपको कि अननोन ज़्यादा हो रहा है तो एक बार कांस्टेंट रिलेशन इस्टेब्लिश करो। चलो एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है इसे इस्टेब्लिश करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगले लिखिए तो और करके, और इफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक आर सेम देन टू सॉल्व क्वेश्चन इजीली टेक द हेल्प ऑफ सिस्टम इक्वेशन लाइक F बराबर MA वेयर M इज द टोटल मास। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है तो पूरे सिस्टम लिखो F बराबर टोटल मास इंटू ए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिया, अब इसके हेल्प से क्वेश्चन को डील करते हैं। जैसे मान लीजिए इस ब्लॉक को आप 100 से खींच रहे हैं, इसको 10 से खींच रहे हैं, तो कंफर्म है कि ये फोर्स कम है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे क्योंकि बीच में रस्सी है। एक इंसान को के पेट में रस्सी बांध के दूसरे इंसान के पेट में रस्सी बांध दो और आगे वाले को खींचो तो तुम पाओगे कि दोनों एक ही साथ जा रहे होंगे। तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना इसका होगा, एक ही साथ ऐसे एक्सेलरेशन सेम। मतलब इस ब्लॉक और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा तो डायरेक्शन मानना पड़ेगा। तो अपने मन से एज्यूम कर लीजिए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है, इसका भी ए मान लिया। पता है क्यों मान लिया? क्योंकि मेरा दिमाग कह रहा है कि दोनों का एक्सेलरेशन
सेम होगा कि दोनों साथ साथ जा रहा है। तो मान लो ये और ये, क्योंकि जितना ये ब्लॉक भागेगा उतना ही ये ब्लॉक भागेगा, और चूंकि दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एक्सेलरेशन सेम आएगा। पहला काम कर लिया। दूसरा काम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक की एवीडी बनाएंगे। बनाते हैं, इस ब्लॉक की एवीडी बनाएंगे 20 kg की। जब 20 kg की एवीडी बनाओगे तो 100 न्यूटन आगे दिखाओगे और इस रस्सी का टेंशन T पीछे दिखाओगे। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है दिखा दो। अब इस ब्लॉक की एवीडी बनाएंगे 10 kg, तो टेंशन T अवे आएगा ब्लॉक से, ये 10 न्यूटन पीछे और एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक की एवीडी बना ली। अब क्या करेंगे, F बराबर M में लिखेंगे। तो लिखेंगे इस पे F बराबर M है, F 100 माइनस टी, 100 माइनस टी बराबर 20 इंटू मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, 100 माइनस टी बराबर 20 इंटू एक्सेलरेशन इधर है तो प्लस कर देंगे, हो गया मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेक्टर क्वांटिटी पे लगा सकते हो आराम से। सेम काम इस पे, T माइनस 10 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लिख लिया सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब F बराबर है, मैं लिख लिया। अननोन काउंट करो कितने हैं, एक T अननोन है और एक A अननोन है। T और A, दो इक्वेशन दो अननोन। अब कोई कांस्टेंट इक्वेशन सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ये सोचे हो तभी जाके बराबर माने थे। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस T से T कटेगा, 100 से 10 90 और 10 है और 20 है 30 है। नाउ A इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, अब आपको टेंशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन तो निकाल लिया दोनों ब्लॉक का, टेंशन T निकालना है। तो इस A को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। तो 100 माइनस T इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3। नाउ T इज इक्वल्स टू 60, 100 इज 40 न्यूटन। आंसर, इसका मतलब आपने रस्सी का टेंशन निकाल लिया, 40 न्यूटन, एक्सेलरेशन निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर यही है। अब देखो मैंने कहा था ना कि सिस्टम का इक्वेशन लिखना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो लिख सकते हो। देखो जब इस दोनों का सिस्टम मानोगे ना, ऐसे सिस्टम मानेंगे, सिस्टम आता ना, सिस्टम मानेंगे तो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम मानेंगे। जब सिस्टम मानेंगे तो इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे कौन होगा, 100 और 10 और कोई नहीं होगा। रस्सी का टेंशन इंटरनल बनेगा। कैसे, देखो जब इसको सिस्टम मानोगे, इसको सिस्टम मानोगे तो ये T इधर है, ये T इधर है, दोनों T कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये टेंशन T इधर, ये इधर, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 100 से 10 कटेगा। इसका मतलब सिस्टम मानने के बाद जो रस्सी का टेंशन होगा वो इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना ये रस्सी इस ब्लॉक पे इधर लगाएगी उतना ही ये रस्सी इस ब्लॉक पे इधर लगाएगी, तो टेंशन मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन अपोजिट कैंसिल। तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा, 100 माइनस 10, क्या लिखेंगे 100 माइनस 10 बराबर टोटल मास सिस्टम का 10 और 20 30 इंटू एक्सेलरेशन A। आपको पता नहीं कब लगाया जाता है, नेट फोर्स बराबर टोटल मास इंटू A, जब एक्सेलरेशन सेम होता है, अंडरलाइन एक्सेलरेशन सेम हो। अब यहाँ से 90 30 तो एक बोल क्या आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन तुरंत हो गया। अब टेंशन निकालना होगा, टेंशन निकालना होगा तब तो आपको किसी एक ब्लॉक की एवीडी बनानी पड़ेगी, तो मजबूरी है इस ब्लॉक की एवीडी बनाएंगे। इस ब्लॉक की कैसे दिखाओगे, 100 T पीछे एक्सेलरेशन आगे, तो 100 माइनस T बराबर मास कितना है इसका 20 और एक्सेलरेशन ये कितना है 3। नाउ T इज इक्वल्स टू 40। हो गया आंसर। देखिए एक ब्लॉक 10 kg, एक ब्लॉक 20 kg का, इधर से 120 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। पूछ रहा फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए और दोनों के बीच में कितने का नॉर्मल रिएक्शन है। इसका मतलब इस ब्लॉक ने इस पे कितना फोर्स लगाया है या इसने इस पे कितना लगाया है, ये बताइए। तो पहला काम, क्योंकि एक ब्लॉक ही अगर अब 10 kg का ऐसे धक्का मारोगे तो दोनों साथ साथ जाएंगे ना। जैसे कि मान लो ये है, एक ये है, दो ब्लॉक है, इधर से धक्का मार रहा हूँ तो जितना दूर ये जा रहा है उतना दूर ये जा रहा है, दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहा है। ठीक है, तो पहला काम एक्सेलरेशन एज्यूम करना, तो दोनों का सिस्टम क्या होगा सेम, मान लिया सेम।
उसका क्या करेंगे, एबीडी बनाएंगे। एबीडी बनाते हैं हर ब्लॉक के अलग अलग, ये बेसिक अप्रोच है यहाँ पर, सिस्टम से बाद में बनाएंगे। ये 120 दिखा दिया, इस वाले ब्लॉक का इस पे नॉर्मल एक्शन N1 ऐसे दिखा दो, एक्सेलरेशन ये दिखा दो, इस ब्लॉक पे एवरा बारे में लिख लो, ये 120 प्लस माइनस N1 और मास इंटू एक्सेलरेशन। 20 kg ब्लॉक की वीडियो रहा, तो इस ब्लॉक में इस पे N1 इधर लगाया है, इस ब्लॉक में इस पे N1 इधर लगाएंगे। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ए है, दिखा दो, लिखो इस पे बराबर है में, तो N1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब N1 को उठा के यहाँ रख दो, क्या आएगा 120 माइनस 20A बराबर 10, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आएगी 20 10 30 डिवाइड करो, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। एक्सेलरेशन निकालिए। अब नॉर्मल एक्शन निकालना है N1, तो इस ए को उठा के यहाँ पर रख दो, तो N1 क्या आएगा 20 इंटू ए, दिस इज, और ए कितना 4 है ना, इट इज 80 न्यूटन एंड दिस इज आंसर बट इट्स। अब देखिए इसी को सेकेंड अप्रोच पे, अगर तुम इसको सिस्टम अलग ना, सिस्टम, तो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, या ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो इंटरलिंक तरह से गायब हो जाएगा। तो सिस्टम पे फोर्स के नाम पे क्या होगा 120। देखो जब तुम सिस्टम मानोगे तो ये वाला N1 इधर है, ये वाला N1 इधर, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, बस 120 बचा। तो जब सिस्टम बना लिया जाता है ना, सिस्टम बना लिया जाता है, तो सिस्टम के बाहर देखा जाता है, अंदर का फोर्स तो इंटरलिंक तरह से गायब हो जाते हैं। तो बाहर से फोर्स क्या है 120, क्या लिखेंगे, सिस्टम पे नेट फोर्स 120 बराबर टोटल मास। सिस्टम बनाया तो सिस्टम का टोटल मास, जब सिस्टम बनाया हो डॉटेड की कह रहे हो तो उसके अंदर का टोटल मास, अंडरलाइन है, सिस्टम बनाया हो तो सिस्टम का टोटल मास, ये नहीं किसी एक का। तो सिस्टम का टोटल मास क्या है 10 प्लस 20 30 इंटू ए, यहाँ से बोलो क्या गई, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। और अगर N1 निकालना हो तो फिर किसी एक ब्लॉक की वीडियो बनानी पड़ेगी, उठा के प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। गॉट इट। इसमें क्या है कि ये एक पुली है, ये रूफ है, इस पुली पे एक स्ट्रिंग इधर से आके इस ब्लॉक से लगी हुई है 2 kg का, और ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से इधर आके 3 kg ब्लॉक से लगी हुई है। तो 3 kg ब्लॉक या 2 kg ब्लॉक पूछ रहा है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। अटेम्प्ट कर देखिए। अच्छा ये पुली फिक्स है, छत से जुड़ी हुई है, तो जिस एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे कर भागेगा, क्या उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक ऊपर कर भागेगा? आप कहेंगे हाँ, क्यों? तो कांस्टेंट रिलेशन है। अगर ये पुली फिक्स है तो जितने से ऊपर जाएगा उतने से नीचे आता है, तभी तो A1 बराबर A2 लिखते हो। पहला काम कर लिया, दूसरा काम एबीडी बनाएंगे। तो 3 kg की एबीडी में 3G नीचे और टेंशन T ऊपर दिखा दो, और 80 मासलेस है, तो भी टेंशन क्या रहेगा T, वेट 2G। अब क्या करेंगे, इस लिखेंगे ए बराबर में, तो T ऊपर है तो प्लस T माइनस 3G बराबर मास क्या है 3 kg, एक्सेलरेशन नीचे है तो माइनस है, तो आराम से लिख सकते हैं ऊपर प्लस नीचे माइनस। इस ब्लॉक पे T ऊपर है तो T प्लस 2G नीचे तो माइनस 2G, मास क्या है इसका 2 और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो प्लस। अब दो इक्वेशन दो उन्होंने सॉल्व हो जाएगा, दोनों को जोड़िए। तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, जब इसको आपने माइनस किया, इसको प्लस किया था, ये माइनस किया था, तो इस T से ये T कट गया, प्लस 2G और माइनस 3G, माइनस G बनेगा, और ये माइनस 3 है और माइनस 2 है, जोड़ेंगे क्या बनेगा माइनस 5 बनेगा, माइनस माइनस हट गया, अभी से हटा दो। तो बेसिकली आपने इसी दो इक्वेशन को सॉल्व किया, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आएगी G/5, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आंसर, क्योंकि G की वैल्यू आप 10 मान लेंगे। टेंशन निकालना है तो ये जो A आया है ना उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो T की वैल्यू क्या बनेगी T माइनस 2G बनता है 20, और 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है 2 है, तो T की वैल्यू क्या आ गई 24 न्यूटन एंड दिस इज आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 7 kg की ब्लॉक, 2 kg की रस्सी है, स्ट्रिंग है 2 kg की,
1 kg का ब्लॉक इधर है, इससे 50 न्यूटन लगा दिया। पूछ रहा है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है और इस रस्सी की मिड पॉइंट पे टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन ये मान लीजिए, इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ये मानेंगे, रस्सी में मास है, रस्सी के भी एक्सेलरेशन ये मानना पड़ेगा। भाई जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो बीच की रस्सी भी आगे जाएगी, तो भी ब्लॉक आगे जाएगा और तीनों साथ साथ जाएंगे, तीनों साथ साथ जाएंगे। तो तीनों का एक्सेलरेशन से मान लिया ए 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगा दिया। गॉट इट। अब देखो एक तो तरीका है कि बेसिक से बनाए, सिर्फ इसकी एबीडी बनाओ, इसकी बनाओ, फिर रस्सी की अलग एबीडी, क्योंकि इसमें भी ए बराबर में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी मास है, तो इससे मास है तो इससे बराबर में, इससे मास है तो इससे बराबर में, इस पे मास है तो इससे बराबर में। 3 इक्वेशन, तीनों को जोड़ोगे आंसर हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी कर लो। किसका हेल्प लें? सिस्टम का। इस पूरे सिस्टम पे अगर मैं ऐसे बना दूँ तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? बाहर देखो ना 50, अंदर का सब फोर्स इंटरनल है, गायब। बाहर का फोर्स 50, इसके लिए 50 इज इक्वल टू टोटल एम, सिस्टम का टोटल मास 721, 7 2 9 1 10, 10 इंटू एक्सेलरेशन, एक वैल्यू क्या आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अब क्या करेंगे, रस्सी की मिड पॉइंट पर टेंशन निकालना है, तो जहाँ का टेंशन निकालना है ना वहीं तक की एबीडी बनाई जाती है, ताकि वहीं तक का टेंशन है। तो सिर्फ इतने की एबीडी बनाओ, सिर्फ इतने की। तो आपको ऐसे दिखेगा 7 kg का ब्लॉक, इस तरीके से स्ट्रिंग। अगर आधा स्ट्रिंग लोगे तो 2 kg की ये रस्सी है, तो ये कितना होगा? 1 kg, ये बनेगा 1 kg। और ये 50 न्यूटन आप यहाँ पे दिखाओगे और यहाँ पे एबीडी बनाओगे तो टेंशन TS दिखाना बन गया। ये सिस्टम बनाया आपने, आधा रस्सी लिया क्योंकि यहाँ टेंशन निकालना है। अगर सिर्फ आप इसका बनाते तो आप यहाँ का टेंशन निकाल लेते। इस लिखेंगे बराबर है, तो 50 माइनस T बराबर टोटल मास सिस्टम का 7 और 1 8, और एक्सेलरेशन तो A है, इसमें तो सबका बराबर है। एक वैल्यू 5 का यहाँ पर रख दो, तो 50 माइनस T बराबर 8 इंटू 5, इट इज 10 न्यूटन। आंसर इज 10 न्यूटन। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेट कर लिया।